नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। विश्व के इतिहास में यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम अपने रेनेसां का जो टॉपिक है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले पार्ट 1 के अंदर आपने रेनेसां का अर्थ क्या है, उसके कारण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये आपने वीडियो में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेनेसां की शुरुआत यानी पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है और वहीं से इसकी शुरुआत क्यों होती है। दूसरी जो बात हम देखेंगे वो देखेंगे रेनेसां की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमने कल पढ़ी थी, मानववाद। तो इस मानववाद के ऊपर भी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन की पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आरपीएससी या नेक्स्ट जेन बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, अपने साथियों से भी कहें और इनको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हम भी बहुत अच्छे ढंग से आपको सारी बातें इन वीडियो के माध्यम से बता सकें। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं उनका भी विस्तार से इसके बारे में बताया जा सके। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से होती है, ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात ये करते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों होती है। पुनर्जागरण की आंतरिक विचार ज्योति सबसे पहले इटली के जो नगर हैं उन नगरों के अंदर फूटती है। उसके बाद इसकी रोशनी यूरोप के अन्य देशों में फैलती है। इटली की भूमि पर पुनर्जागरण के बीज सबसे पहले प्रस्फुटित होने के निम्नलिखित कारण थे। यानी कौन कौन से कारण थे, उनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इटली की जो भौगोलिक स्थिति है। आप देखोगे इटली को कि इटली भूमध्य सागर के अंदर एक जूते के आकार का, एक किसके आकार का, सैंडल के आकार का, लेडीज के सैंडल के आकार का नीचे की तरफ भूमध्य सागर में निकला हुआ है। यानी इसकी भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागर के अंदर होने की वजह से और एशिया व यूरोप को जोड़ने की कड़ी होने की वजह से इटली के अंदर ही पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। भौगोलिक दृष्टि से इटली को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अनेक लाभ थे, जिनकी बातें अभी हम कर ही रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो व्यापार बढ़ रहा था, यानी जो व्यापार हो रहा था, उसका ये मुख्य केंद्र था। नवीन आर्थिक समृद्धि का पहला जाम इटली के व्यापारियों ने पिया था। 1453 में जब हमने देखा था कि तुर्कों ने कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ से भागने वाले बहुत से यूनानी लेखकों और कलाकारों ने भौगोलिक निकटता के कारण इटली के नगरों में ही शरण ली थी। इटली यूरोप में अपनी इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं के कारण पुनर्जागरण के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी बना था और ये मतलब एक तरह से पुनर्जागरण का अग्रदूत बना। इसके अलावा इटली की जो सांस्कृतिक विशेषता है, उसकी आर्थिक समृद्धि है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से भी इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। तो दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, इटली की सांस्कृतिक विशिष्टता। चूँकि इटली प्राचीन रोम जो राज्य था उसका केंद्र रहा था। रोम आपने नाम सुना होगा, रोमन एम्पायर। तो ये रोमन एम्पायर की जो राजधानी थी वो रोम थी और रोम जो शहर है वो इटली में था। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस जगह पर बहुत महत्वपूर्ण राज्य कभी फैला था, जिसकी यूरोप और एशिया के अंदर बड़े बड़े क्षेत्रों पर जिसका अधिकार था, तो उसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं का अंकुरण है वो इटली के लोगों के अंदर फूट रहा था। अपनी इस विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण इटली की भूमि यूरोप के अन्य देशों की तुलना के अंदर एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मेजेनिस एप्पल के शब्दों में इटली में प्राचीन सभ्यता का कभी भी पूर्ण विनाश नहीं हुआ था। मठों में बहुत सारा लैटिन भाषा के अंदर लिखा हुआ साहित्य छिपा पड़ा था और प्राचीन रोम के बहुत से महत्वपूर्ण भवन अब भी खड़े हुए थे, जो इटली की एक सांस्कृतिक विशेषता की नई झलक है वो विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की एवं संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया। तो इस तरह से जो इटली की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, उसने भी इटली वासियों को इस बारे में सोचने की, यार रोम है वो कभी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, यही क्षेत्र बड़ा राज्य रहा था, बड़ा साम्राज्य रहा था। तो उसी भावना ने इनको मोटिवेट किया और ये पुनर्जागरण का केंद्र बना। तीसरी हम बात कर लेते हैं इटली की जो आर्थिक समृद्धि है। चूंकि पूर्वी देश बेसिकली एशियन
देशों के साथ। तो एशियन कंट्री के साथ यूरोप के बीच जो व्यापार होता था उसके कारण इटली में आर्थिक समृद्धि एवं संपन्नता का आगमन हुआ। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत इटली को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला और इसके लिए उसकी दो स्थितियां बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि इटली में एक नव धनाढ्य वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपनी आर्थिक संपन्नता के बलबूते पर स्वतंत्र जीवन शैली का आगामी हो गया और उसने चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली के अंदर नगर राज्यों का विकास हुआ, एक तरह से नगरों का विकास हुआ। जैसे फ्लोरेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। फ्लोरेंस तो इतना महत्वपूर्ण था कि मतलब उस समय के बहुत सारे रेनेसां व्यक्ति आगे हम चर्चा भी करेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो एक कला में नहीं बल्कि कई कलाओं के अंदर जो पूर्ण होता था। जैसे वो एक चित्रकार भी है, वो एक स्थापत्यकार भी है, वो इंजीनियर भी है, वो साहित्यकार भी है, वो मूर्तिकार भी है। इस तरह से विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण जो व्यक्ति होता था वो रेनेसां व्यक्ति कहलाता था। तो फ्लोरेंस है वो रेनेसां व्यक्तियों का गढ़ था। जैसे लियोनार्डो दा विंसी यहीं से थे, माइकल एंजेलो यहीं से थे, पेट्रार्क यहीं से थे, और भी बहुत सारे व्यक्तियों का संबंध है वो फ्लोरेंस नगर से था। तो फ्लोरेंस है, वेनिस है, मिलान है, नेपल्स है, ऐसे नए नए नगरों का उदय हुआ। यहाँ पर नई संस्कृतियों का आगमन हुआ। पुनर्जागरण युग में इटली का सबसे समृद्ध एवं तेजी से विकसित होने वाला जो नगर है वह फ्लोरेंस था और ये 3 क्षेत्रों में इसने बड़ी प्रगति की, बैंकिंग में, वाणिज्य में और उद्योग के क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा फ्लोरेंस के अंदर जैसे कई बैंकिंग परिवार थे, बार्डी है, पेरूरी है, मेडिची है, लियोनार्डो दा विंसी यहीं से थे, माइकल एंजेलो यहीं से थे, दांते यहीं से थे, पेट्रार्क यहीं से थे, बुकासियो इसी शहर के थे, मैकियावेली इसी शहर के थे। तो आप समझिए कि रेनेसां युग के महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी रेनेसां व्यक्ति ज़्यादातर फ्लोरेंस नगर से संबंधित थे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो वो है इटली की विशिष्ट सामाजिक स्थिति भी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इसकी कुछ विशिष्ट थी क्योंकि ये ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण थी। इटली में सामाजिक वर्गों का विकास एक अलग तरीके से हुआ जिसके कारण इटली में सामंतवादी व्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाई। सामंतवादी व्यवस्था पुनर्जागरण के विकास में एक प्रमुख बाधक तत्व या रोड़ा थी। इटली के सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्गों के मध्य अलगाव की रेखाएं कट्टरता से नहीं खींची हुई थी बल्कि उनमें एक स्वस्थ नागरिक चेतना के संकेत मिलते हैं। इटली में पुनर्जागरण के उद्यम विकास की प्रक्रिया में विषम सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं था जितना यूरोप के अन्य राज्यों में। अगला कारण है इटली के अंदर नगर राज्य थे। इटली के कुछ नगर राज्य जैसे फ्लोरेंस, वेनिस है, वहाँ वो स्वतंत्र नगर राज्य के रूप में विकसित हुए थे और वहाँ पर जनतंत्रवादी यानी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ था। जो सामंतवादी या चर्च के प्रभाव की जो दकियानुसी विचारधाराओं पर आधारित शहर थे, ऐसा शहर नहीं थे बल्कि स्वतंत्र चिंतन वाले, वैज्ञानिक पुष्टि को महत्व देने वाले ये नगर राज्य थे। यहाँ पर सम्राट व पोप का नियंत्रण बहुत ही शिथिल था। ये नगर राज्य पुनर्जागरण की उद्घोषणा के आरंभिक के प्रमुख केंद्र बने रहे। तो इस तरह से मोटे मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि ये 5-7 कारण थे जो इटली के अंदर ही सबसे पहले क्यों पुनर्जागरण की शुरुआत हुई उसके संबंध में हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं मानववाद की। आपने कल जब एक वीडियो देखा होगा उसमें जो पुनर्जागरण की 10 एक विशेषताएं मैंने बताई थी उसमें से एक विशेषता थी मानववाद। मानववाद क्या है? वो है मानववादी विचारधारा। मानववादी विचारधारा को ही मानववाद कहते हैं। अब मानववादी विचारधारा कैसे? आप सीधे शब्दों में ऐसे समझिए कि मानव को महत्व देना। किसको महत्व देना? मानव जीवन को। इससे पहले क्या था कि समाज के अंदर मानव को नहीं बल्कि धर्म को, चर्च को, उसके आगामी जीवन को, इसके ऊपर आगामी मतलब मृत्यु के बाद उसका जो जीवन है इसको सुधारने और इन्हीं कल्पनाओं के अंदर जीने पर बल दिया जाता था और धर्म और चर्च को ही सबसे सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन पुनर्जागरण ने कहा न धर्म सर्वोपरि है, न चर्च है और न इसके मरने के बाद मनुष्य का जीवन सर्वोपरि है। सर्वोपरि है मनुष्य जो जीता है वो।
आज का जीवन इसका महत्वपूर्ण है, इसलिए मानव को महत्व दिया जाना चाहिए, वो ही मानववाद है। इसका सीधा साधा अगर हम अर्थ देखें तो आप देखोगे मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, मानव जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना और इस संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। यानी मानव ही सर्वोपरि है, तो उसके जीवन में रुचि लेना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना, उसके जीवन को सुखी बनाना, उन्नत बनाना, उसके महत्व को प्रतिष्ठित करना, यही मानववाद है। पुनर्जागरण के प्रारंभिक काल में जिन विद्वानों ने प्राचीन यूनानी साहित्य का अध्ययन करके प्रकृति और मनुष्य के विभिन्न रूपों का विवेचन करने का प्रयास किया, उन्हीं को मानववादी कहा जाता था। शुरुआत में प्रकृति और मनुष्य, और फिर मनुष्य का ही महत्व बढ़ता चला गया। और मानववादियों का पिता, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मानववादियों का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है पेट्रार्क। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये फ्लोरेंस नगर के निवासी थे, कुछ चर्चाएं तो इनके बारे में हो ही गई है। और देखिए ये क्या थे, एक महान कवि थे, दूसरा क्या थे, साहित्यकार थे, तीसरा क्या थे, कानून शास्त्री थे। यानी ये क्या थे, एक रेनेसां व्यक्ति थे। कई बार पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आरएस मेंस में पूछा रेनेसां व्यक्ति। अब ये रेनेसां व्यक्ति क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो एक कला में नहीं बल्कि विभिन्न कलाओं में पारंगत था, उसी को रेनेसां व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। जैसे पेट्रार्क क्या है, एक रेनेसां व्यक्ति है। क्यों है, क्योंकि साहित्यकार भी है, ये कवि भी है, ये कानून शास्त्री भी है। आगे आप देखोगे कि ये स्थापत्य कला के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। तो इस तरह से ये एक रेनेसां व्यक्ति हुए। तो ये मानववाद था। और कई बार आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी मानववाद क्या है, तो ये जो ग्रीन के अंदर लिखी हुई इसकी परिभाषा है वो आप बता सकते हो। 7 नंबर के अंदर पूछा जाए तो यही बातें, इसको थोड़ा डिटेल करके आप लिख पाओगे तो 7 नंबर में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ, और दूसरा हमने देखा कि मानववाद क्या है। अब आगे वाले वीडियो के अंदर हम कुछ और देखेंगे कि भी पुनर्जागरण काल के अंदर साहित्य में क्या प्रभाव हुआ, कला पर क्या प्रभाव पड़ा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। ये हम आगे आगे जैसे जैसे पुनर्जागरण के वीडियो आते हैं उसमें आप देखेंगे। तो इसलिए सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपसे हमें भी कुछ प्रेरणा मिले और हम और अच्छे ढंग से आपको बताने में सक्षम हो। थैंक यू।